नमस्कार। देश की बात में पहले बात पंजाब की। इस राज्य की सियासत उबाल पर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए आज दोहरी चुनौती सामने है। दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से नवजोत सिद्धू की मुलाकात होने वाली है, तो अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में आगामी चुनावों के लिए वादों की उन्होंने बौछार लगा दी है, जिसमें हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली, पुराने बिल माफ इत्यादि हैं। तो बहरहाल इस समय आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में प्रियंका और राहुल गांधी से जो मुलाकात है वो चर्चा में है। और हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जो हमें जानकारियां भेज रहे हैं, राहुल 10 जनपद के लिए रवाना हैं और सिद्धू से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि वो पंजाब भवन से अकेले निकले हैं बिना फोन सिक्योरिटी के। बहरहाल सिद्धू अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, तो इस चर्चा पर बहुत नजर है। माना जा रहा है कि राज्य कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने के लिए जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया गया था। हालांकि कैप्टन आलाकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समाधान समिति से ही मिले थे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो तनातनी है वो सड़कों पर उछल रही है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब पर जो एक पैनल बना है उसके एक सदस्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ हैं। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और आप ही से पहला सवाल मैं यही समझना चाहूंगी कि पंजाब को क्यों संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस? क्यों इस तरह से दो नेताओं, जो सबसे बड़ा चेहरा है, एक मजबूत सबसे बड़ा राज्य है कांग्रेस के लिए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और इस गढ़ को नहीं संभाल पा रही दिख रही है कांग्रेस पार्टी, क्यों? देखिए, पंजाब में जो स्थितियां हैं वो संभावनाओं से भरी हुई हैं और सबको ये लगता है कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है और इसलिए थोड़ा सा दबाव रहता है। और वही दबाव जो है आपसी खींचातान के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव में जाने वाला राज्य है, इसलिए मीडिया की दिलचस्पी ज़्यादा है। और जहाँ तक सिद्धू साहब का सवाल है, उनकी 2 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई थी। पुराना बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें मानवीय भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा समय हमको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लग रहा है। लेकिन दोनों लोग, अमरिंदर सिंह जी भी बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़े कूल माइंडेड लीडर हैं, और दूसरी तरफ सिद्धू साहब पूरी जज्बाती तौर पर भी कांग्रेस लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी और प्रियंका जी के प्रति वो पहले भी अपना भाव दिखा चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हाईकमांड का निर्णय होगा वो नवजोत सिद्धू जी को मान्य होगा। तो हरीश जी, नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट में भी कई 2 साल से नहीं थे। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो महत्वाकांक्षी हैं, क्या कांग्रेस ये पहले नहीं देख पा रही थी और अब तो वो बाहर आके सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर वार कर रहे हैं? क्या ये इस पर पहले कदम नहीं उठाया जाना चाहिए था? निधि जी, किन हालात में वो मंत्रिमंडल से बाहर हुए, वो उस पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बीता हुआ समय है। मैं आगे की तरफ देखना पसंद करूँगा। और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से सिद्धू साहब ने इच्छा जाहिर की है और बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मुद्दों की बात उठाई है। उन्होंने बरगाड़ी का इशू उठाया, उन्होंने ड्रग्स का इशू उठाया, उन्होंने बिजली का इशू उठाया। हम उन सब इश्यूज़ को मुख्यमंत्री हल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक टाइम बाउंड मैनर में पार्टी लीडरशिप ने भी कहा है इनको आप हल करिए, और सिद्धू जी ने कहा है कि यदि मामले हल होते हैं तो मैं सरकार के साथ खड़ा दिखाई दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पार्टी के साथ और सरकार के साथ आने वाले दिनों में खड़े होंगे और मिल करके हम 2022 की जो संभावनाएं हैं उनको समेटेंगे। ये बहुत अहम बात है कि वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन सर,
क्यों ये स्थिति आई कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये मुद्दे याद दिलाने पड़े? क्यों ये जरूरत हुई कि आपको ये मुद्दे याद दिलाने पड़े? आज हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जाते हैं और 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, जबकि आप लोगों ने तो उसमें 200 यूनिट फ्री की बात पहले ही की थी। तो आपको भी याद दिलाना पड़ रहा था मुख्यमंत्री को। तो ये क्यों हालात परिस्थिति बनी कि मुख्यमंत्री को याद दिलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर बिजली की स्थिति कांग्रेस के आने से पहले बहुत खराब थी और अकाली दल एक तरफा जो पंजाब को लूटने वाला था वो ऐसा बिजली का एग्रीमेंट करके गया था। उसमें से कुछ हिस्से को हमने अमरिंदर सिंह ने स्क्रैप कर दिया है और क्योंकि एकदम से बिजली की व्यवस्था गड़बड़ाई नहीं, इसलिए पूरा एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया गया, मगर एग्रीमेंट को पूरी तरीके से रिव्यू किया जा रहा है। आज बिजली के मामले में हम ये कह सकते हैं कि हमने पंजाब के अंदर किसानों को पर्याप्त छूटें दी हैं। एससी को पहले से ही सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखी है और अब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से इस बात को तय किया गया कि 200 यूनिट तक प्रत्येक परिवार को बिजली मुफ्त में दी जाएगी, क्योंकि वो पंजाब की अर्थव्यवस्था सहन करने की स्थिति में है और हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं जिससे पंजाब की अर्थव्यवस्था कल सहन न कर सके और पंजाब की अर्थव्यवस्था जिसको अमरिंदर सिंह बड़ी मुश्किल से पटरी पर लाए हैं वो पटरी से उतर जाए। इसलिए देखिए, कुछ लोगों का तो ऐसा है कि वादे कर दो फिर देखा जाएगा। देखिए, दिल्ली को मैनेज करने में इसलिए कुछ लोग सफल हो गए क्योंकि दिल्ली की बिजली की व्यवस्था को मिसेस शीला दीक्षित बहुत सुधार करके गई थी और एक प्रकार से बिजली के मामले में जो सुधार दिल्ली ने किए उनको बाद में दूसरे राज्यों ने फॉलो करने का काम किया, तो उसका लाभ केजरीवाल सरकार को मिला। तो पंजाब के अंदर हम वो लाभ उनको नहीं लेने देंगे, इसीलिए हम सरकार में हैं और हमने 200 यूनिट तक बिजली पंजाब के लोगों को। आपने अगर दिल्ली की बात कर दी तो मैं पूछ दूं आपसे हरीश जी कि आपके लिए आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी चुनौती पंजाब में है कि बीजेपी? देखिए, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। बीजेपी तो आज लोग बीजेपी को छूना भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी लोगों को किसान विरोधी के रूप में दिखाई दे रही है। किसान विरोध का मतलब है पंजाब विरोधी ताकत के रूप में दिखाई दे रही है, बल्कि अकाली दल जो कल तक उनके दोस्त थे, आज भी अंदर ही अंदर दोस्त हैं, वो भी अब उनका नाम बाहर लेना पसंद नहीं करते और लेते हैं तो गाली दे करके नाम लेने का काम करते हैं। हमारा मानना यह है कि वहाँ पर कांग्रेस के सामने स्पष्ट तौर पर कोई चुनौती नहीं है। हाँ, लेकिन हरीश जी, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यही आरोप लगाया जो है अपने को नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यही आरोप लगाया कि क्या अकाली के साथ कुछ तालमेल मुख्यमंत्री बिठा रहे हैं या बातचीत हो रही है, इस ओर उन्होंने इशारा किया भटिंडा में। नहीं, कहीं कोई अकाली के साथ तालमेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषी है जो पार्टी, उस पार्टी के साथ कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक मेल नहीं हो सकता, कांग्रेस की सरकार का दूर दूर तक मेल नहीं हो सकता। जो पार्टी के बड़े नेता ड्रग्स के मामले में गले गले तक डूबे हुए हैं और अब जो जांचें आ रही हैं वो सीधे सीधे उनके बड़े नेताओं को इंगित करने का काम कर रही है, उस पार्टी से जो पंजाब के जनता के आवाम के विरोध में है उसके साथ हमारी कैसे कोई संबंध हो सकता है? दूर दूर तक। हरीश जी, अब दिल्ली में आ जाते हैं क्योंकि सबकी नजरें उन तस्वीरों पर हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात होगी नवजोत सिंह सिद्धू से और फिर कुछ समाधान निकलेगा। अब किस तरह का समाधान निकल सकता है? उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कैंपेन पार्टी के अध्यक्ष बनाएंगे, किस तरह से आप उनको समझाएंगे और वो भी मानेंगे? देखिए, सोनिया जी ने एक 3 मेंबर कमेटी, खड़गे साहब हमारे सीनियर लीडर थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई, जयप्रकाश जी और मैं उसका मेंबर थे। हम लोग करीब 172 लोगों से मिले और हमने बहुत डिटेल में 4 दिन तक लोगों से चर्चा की और उसके बाद एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्षा को सौंपी। बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। राहुल जी ने उनको समय दिया, बड़ी कृपा की और उन सब की बातें सुनी। आज लीडरशिप के बाद पूरा फीडबैक है। कई लोग पंजाब से अनुरोध कर रहे हैं उनसे मिलने का। राहुल जी और प्रियंका जी
किनको समय देते हैं ये उनको तय करना है, लेकिन इतना तय है कि हम लोगों ने जो एक फार्मूला इवॉल्व किया है उस फार्मूले में सिद्धू साहब के लिए भी बहुत वो महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाएगा और बाकी सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया जाएगा। अब किस रूप में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि वो बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। वो कांग्रेस जी, वो केवल कांग्रेस अध्यक्षा जब उसको अंतिम रूप देगी तभी मैं कुछ कह पाने की स्थिति में रहूँगा। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण उनको अहम स्थिति दी जाएगी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है हमारे लिए। सर, क्योंकि आप उत्तराखंड से, एक सवाल उत्तराखंड पर भी, क्या अब जिस तरह से घमासान कांग्रेस के अंदर पंजाब में दिख रहा है, क्या ऐसा ही कुछ हमें उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? मैं एक बात कहूँ, एक पुराना शेर है, हम आ विभरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। दूसरी पार्टियों के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, भाजपा को अपना मुख्यमंत्री चलते चलते बदलना पड़ा और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए। अब उन मुख्यमंत्री के सामने प्रश्न ये उठ रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव 6 महीने के अंदर लड़ करके सदन के सदस्य हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग का एक ऐसा घोटाला है जिस घोटाले ने सारे राज्य को, हमको शर्मसार करने का काम किया है। उन सब बातों पे नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। लोकतांत्रिक पार्टी में अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, सोचें उभरती हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, कोई घमासान नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, जो भी हमारी पिछले दिनों CLP की लीडर की आकस्मिक मौत हो गई, तो उनके स्थान पर CLP के लीडर का चुनाव होना है जी। सबने सर्वसम्मत तरीके से कांग्रेस हाईकमान को कहा है कि वो नामजद कर दे। लेकिन सर, क्योंकि कांग्रेस अभी विपक्ष में, तो क्यों नहीं बीजेपी की अगर ये कमजोरी है उसको उठाती हुई नजर आ रही? क्यों नहीं कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर अपने पैर आगे रखती हुई नजर आ रही? बीजेपी की तो आज चिंतन बैठक भी हो गई है, 3 दिन तक चली है उनकी, काफी उन्होंने अपने, वो सरकार में भी है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? देखिए निधि जी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझको अपने मीडिया के दोस्तों से शिकायत है कि वो हमारे प्लस साइड को नहीं देख रहे हैं। आप ज़रा देखिए, पिछले जब ये कोरोना जब से प्रारंभ हुआ, चाहे वो पहली वेव रही हो या दूसरी वेव आई हो, कांग्रेस निरंतर देश को भी सजग करने का काम कर रही है और सरकार को भी चेतावनी दे रही है और एक रोड मैप बताने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी देश के पहले नेता थे जिन्होंने पिछली फरवरी में जो है चेतावनी दी थी कि भाई कोरोना आ रहा है, सरकार से कहा था चेतो। ठीक है, वो मैं समझ गई। हमारे नेता की मजाक, लेकिन अगर मैं वापस लौटूं, एक सेकंड, हमने जब ये दूसरी वेव आई तो राहुल जी पहले नेता थे देश के विपक्ष के जिन्होंने जो है चेतावनी दी थी कि ये दूसरी वेव आ रही है, ये बहुत खतरनाक है और आपकी तैयारियां शून्य हैं, आप तैयारी करिए करके। अभी हमने इतना जो वाइट पेपर, एक डॉक्यूमेंट, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोरोना पर आज की स्थिति और आगे की लड़ाई के लिए पूरे देश को तैयार करने का काम कर रहा है। लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं उसको लोग उतना जितना महत्व देना चाहिए था वो महत्व नहीं दे रहे हैं। हरी जी, सियासत पे अगर मैं वापस लौटूं, पहले व्यक्ति हरी जी, सियासत में वापस लौटूं, जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी पंजाब को लेकर, सर पंजाब को लेकर चर्चा शुरू हुई थी, कहा यह जा रहा है जी, कहा यह जा रहा है कि अभी बैठक ही नहीं हो रही है, सिद्धू और राहुल गांधी की बैठक ही नहीं हो रही है, ऐसा है? मुझे उस विषय में, क्योंकि ये उनके मिलने के विषय में उन्होंने मुझसे कोई बात हुई नहीं थी, बल्कि मैं उनको आमंत्रित कर रहा था मिलने के लिए और उनकी सास की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी इसलिए वो नहीं आ पाए थे। लेकिन राहुल जी से, प्रियंका जी से कुछ मिलने का प्रोग्राम है, ये मैंने मीडिया में जाना। अब ये क्योंकि बहुत सारे हमारे पंजाब के नेता, देश के नेता हमारे नेताओं से मिलते हैं तो उसका ट्रैक रखना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं एक बात दीजिए, क्या संकेत देता है कि इस बैठक को इतना उछाला गया सर और फिर ये बैठक नहीं हो रही है? अगर
नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं उछाला गया है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन मैं मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं श्री नवजोत जी से संपर्क करूंगा कि क्या ऐसी कोई बात वो मिलना चाहते तो उनके वो तो कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो मेरी जानकारी में नहीं है या फिर कोई और बात है कि वो नहीं मिल पाए या मिल पाए, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप कुछ जिक्र कर रहे थे कि किसी की तबीयत ठीक नहीं थी जी, इसलिए शायद बैठक ना हो रही, मुलाकात ना हो रही हो। उनकी सिद्धू मेरी सिद्धू साहब से बात हुई थी, वो मुझसे मिलने आने वाले थे, मैं उनसे मिलना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ों को जो है एक लॉजिस्टिक अप्रोच तय करनी है हमको बहुत सारे मामलों पर। उसके लिए सिद्धू साहब से बात करना बहुत ज़रूरी था। तो उनका दूसरे दिन मुझको टेलीफोन आया कि मैं आना चाह रहा था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत कुछ ख़राब है करके। तो कोई कारण हो सकता है, और ये बात कहाँ से उठी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो कभी भी राहुल जी से, प्रियंका जी से मिल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं किसी तरीके की बाधा नहीं है। हाँ, वो एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए मीडिया की रुचि रहना, मैं मीडिया को भी दोष नहीं देता, मीडिया की रुचि रहना स्वाभाविक है। लेकिन हरीश जी, आपने समय दिया जी, आपने समय दिया, और जिस तरह से अब कहा जा रहा है ये मुलाकात इस समय नहीं हो रही है, और हरीश जी का कहना है कि मुलाकात कभी भी हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से ये फीडबैक आला कमान को दिया गया था कि एक अच्छा महत्वपूर्ण पोजीशन दी जा सकती है नवजोत सिद्धू को। तो बहरहाल देखना होगा कि पंजाब की जो सियासत है किस करवट बैठती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की सियासत जो स्मारकों को लेकर राजनीति हो रही है उस पर आज गौर करेंगे। बने रहिए देश की बात के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब लखनऊ में अपना अंबेडकर स्मारक बनवाएगी। इस स्मारक का शिलान्यास आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इससे पहले मायावती ने पहले लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाया है। मायावती ने इस पर फौरन ट्वीट कर कहा कि पूरा वक्त दलितों का उत्पीड़न करने वाली बीजेपी सरकार चुनाव के वक्त नाटकबाजी कर रही है। अंबेडकर स्मारक के शिलान्यास से पहले शंख ध्वनि और स्वस्ति वाचन हुआ और बौद्ध भिक्षुओं ने मंगल कामनाएं की। फिर राष्ट्रपति ने बटन दबाकर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि महात्मा बौद्ध के एक वाक्य को अंबेडकर बार बार दोहराते थे, अब सरकार ने उसे अपना नारा बनाया है। बार बार वो कहते थे भवतु सब्ब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। इसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब्ब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रहे हैं। आज के इस योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बाबा साहब के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब की यादों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार पंचतीर्थ बना रही है। इनमें मऊ में जहां अंबेडकर का जन्म हुआ, लंदन का घर जहां रह के उन्होंने पढ़ाई की, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैतन्य भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल शामिल हैं। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है, जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा।
अगले साल के शुरू में यूपी में चुनाव हैं, जिनमें 21% दलित वोटों के लिए लड़ाई है। 2014 में मोदी की आमद के बाद से बीजेपी गैर जाटव दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इनमें वो कामयाब भी हुई है। 2007 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में 89 सुरक्षित सीटें थीं। इनमें 63 सीटें बीएसपी ने जीती थीं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में 86 सुरक्षित सीटें थीं। इनमें बीएसपी ने 2 जीती और 68 बीजेपी ने। मायावती के बनाए स्मारकों ने लखनऊ की स्काईलाइन बदल दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंबेडकर की याद में बनाया गया अंबेडकर स्मारक है, जिसे उन्होंने अपने हर कार्यकाल में बनाया है। बीजेपी की अंबेडकर स्मारक बनाने की घोषणा से नाराज मायावती ने आज 4 ट्वीट किए, जिनमें लिखा कि अंबेडकर के करोड़ों अनुयायियों का पूरे वक्त उत्पीड़न करने वाली बीजेपी अब अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास कर रही है। ये नाटकबाजी नहीं तो क्या है। बीएसपी बाबा साहब के नाम पर कोई केंद्र बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनावी स्वार्थ के लिए यह करना घोर छलावा है। ऐसे नाटक करने और दलितों का हक मारकर उन पे अत्याचार के मामले में बीजेपी, सपा और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षित लाखों पद खाली पड़े हैं और दलित महापुरुषों के हमारे बनाए भव्य स्मारक बुरी हालत में हैं। इस चुनाव में राजनीतिक दलों का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। एक एक वोट के लिए संघर्ष है। जाहिर है ऐसे में मायावती ये नहीं चाहती हैं कि दलितों में ये संदेश जाए कि उनके अलावा कोई पार्टी दलितों की हितैषी है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, जिस तरह से ये वोट अनुसूचित समाज का 20% है उत्तर प्रदेश में, अब ये स्मारकों की राजनीति हो रही है, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई में इन स्मारकों से ये जो समाज है वो बहल जाएगा, एक दूसरी तरफ चला जाएगा बीजेपी की तरफ? क्योंकि एक तरफ बीजेपी मेहनत भी कर रही है, अब उसने अपने जो स्टेट की जो पार्टी की इकाई है उसमें इन लोगों के लिए सीट 8 मनोनीत सदस्य भी हैं, लेकिन बहन जी भले ही नेत्री हैं लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरती हैं। तो कैसे चुनाव करेंगे लोग कि किस ओर जाएं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें किसी को अपनी तरफ जोड़ने के लिए जरूरी होती हैं। कुछ परसेप्शन की लड़ाई होती है, उसको जीतना जरूरी होता है। एक परसेप्शन की लड़ाई ये होती है कि ये हमारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, ये हमारे महापुरुषों के साथ हैं। आप देखिए, अगर कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, कोई उनको प्रणाम करता है, कोई पुराने शख्स हैं, कोई उनको चरण स्पर्श करता है, वो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि बहुत सादतमंद शख्स है, मेरे चरण छू रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। किसी मुसलमान को कोई हिंदू शख्स आदावर्ज करता है तो वो बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि ये हमारी जबान बोल रहा है, हमारे जैसा शख्स है। तो जब भी किसी महापुरुष का जब स्मारक बनता है तो जो उनके फॉलोअर हैं उनके मन में बहुत अच्छी भावना पैदा होती है, क्योंकि उनके लिए जो भक्ति भाव है अंबेडकर के लिए, उसकी वजह से उन्हें लगता है कि देखो ये हमारे महापुरुष के लिए काम कर रहे हैं। जो खलीफा थे तीसरे इस्लाम के, हजरत अली, उनकी छुट्टी की घोषणा योगी सरकार ने की तो लखनऊ में शिया लोगों में इतनी खुशी हुई, कुछ कहने की बात नहीं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है कि इसका असर पड़ता है, इसीलिए राजनीतिक लोग करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा अपनी राजनीति को समझते हैं। लेकिन इसके अलावा बीजेपी जो है, जो नॉन जाटव दलित हैं, उनमें गांव-गांव काम कर रही है। वो उनके लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी सत्ता आती है तो जो सत्ता की मलाई है वो केवल मायावती की जाति के लोग पाते हैं, बाकी दलितों को, बाकी जो अनुसूचित जाति के दूसरे सबकास्ट हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह बहुत और तरह के उनके कार्यक्रम चल रहे हैं जिसके जरिए उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो स्मारक है, ये जो प्रतीक हैं, ये भी बहुत महत्व रखते हैं। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समझाने के लिए। स्मारक जो ये प्रतीक बनाए जा रहे हैं ये भी महत्व रखते हैं, सिंबॉलिक होती हैं, लेकिन जो ज़मीन पर अनुसूचित समाज का व्यक्ति है जो वो पीड़ित होता है, तो वो क्या जो तमाम परिस्थितियां हैं याद रखेगा जब वो वोट करने जाएगा, ये अहम हो जाता है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक
और देश की बात में आगे है कि पेंशन बहाली के आश्वासन के बावजूद भोपाल गैस त्रासदी की पीड़िताएं भीख मांगने को हैं मजबूर। कोविड की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा मार होटल और रेस्टोरेंट्स पर पड़ी है। सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि इस सेक्टर में करीब 35 लाख नौकरी गई और 90 अरब का नुकसान हुआ। हालांकि वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट्स के लोग कहते हैं कि पहले से ही कर्ज में डूबे लोगों को फिर से कर्ज देने की ये कोशिश है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा बार एरिया है, अभी इसमें सारा फ्रिजेस का मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको दोबारा से एक बार, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बंद होके, तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 का ये रेस्टोरेंट 2.5 महीने बाद खुला है। फ्रिज से लेकर चूल्हा तक और लाइटिंग से लेकर रंग-रोगन तक नए सिरे से कराना पड़ रहा है। इस दौरान मालिक पुनीत पर करीब 2 महीने का किराया 12 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कॉमन मेंटेनेंस चार्ज का कर्जा चढ़ गया है। ऊपर से रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खराब हो गया सामान अलग से खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार का पैकेज है ये हमारे को लोन तो दे रहे हैं, बट लोन से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है रेस्टोरेंटर्स को? बिकॉज आप इंटरेस्ट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, और हमारी बैलेंस शीट्स को देख के, जो 6 महीने की या 3 महीने की बैलेंस शीट्स को देख के, बैंक आरबीआई के केस का अगर हम देखेंगे तो दे क्रिएट अ डेटर, जो देखते हैं 30, 60 दिन, 90 दिन का डेटर क्या है। अब 90 दिन के बाद जब बैंक में वही पेपर्स आप सबमिट कराओगे तो वो कहते हैं आपके डेटर लिस्ट तो इतनी ज़्यादा है, तो आपको तो हम बैंक लोन देंगे ही नहीं। तो हम जब पेपर सबमिट भी कराएंगे तो डेटर लोन के हिसाब से वो वैसे ही फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट सम टाइप ऑफ अ रिलीफ विच इज गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक सो। नोएडा के सेक्टर 18 में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और पब हैं, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ज्यादातर बंद हैं या जो खुले हैं उनमें लोग नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट, पब और बार खोल रहे हैं, लेकिन तमाम सारे जो रेस्टोरेंट और बार हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। ये टीटोज़ है जो कि एक सेक्टर 18 का एक बहुत ही अच्छा बार और रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो इसके मालिक से हम कोशिश करेंगे मिलने की कि आखिर उन्होंने क्यों अभी तक बंद कर रखा है। नोएडा में जहां टीटू क्लब बंद पड़ा है, वहीं उसके मालिक नीरज दीक्षित हमें दिल्ली के मयूर विहार के अपार्टमेंट में वॉक पर मिले। ये कनॉट प्लेस में मास्टर ऑफ मार्ट्स के भी मालिक हैं। दोनों क्लब फिलहाल बंद पड़े हैं। पहला लॉकडाउन खुलने के बाद 30 लाख रुपए लगाकर कनॉट प्लेस का बार खोला था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अब वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं और इनके साथ काम करने वाले करीब 250 से ज्यादा लोग बेरोजगार। हकीकत में ये पैकेज जो है खाली ऑन पेपर है और ये सिर्फ सीधा सीधा लोन है। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कैपिटल के लिए दोबारा लोन चाहिए हो तो उसी तरीके से बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी गारंटीज हैं। हालांकि सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 से 10 लाख रुपए का लोन बिना शर्त दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी मुख्य 3 डिमांड थी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो डिमांड है वो बहुत पहले से चलती आ रही। एक डिमांड जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, हमने ये सजेस्ट करा था सरकार को कि अगर हमारे को जीएसटी के इनपुट पे इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया जाए। अभी तक हम 5% पे हैं। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो हमारे 18% में हमारे को डाल देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। दूसरी जो थी, हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर जीएसटी
कि हमारे को वेवर मिल जाए कि 6 महीने तक हमें कोई GST ना पे करना पड़े किसी तरीके से, या जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं बिजली के अंदर हमारे को कोई रियायत मिल सके, एक्साइज के फ़ी या जितनी भी लाइसेंसिंग है उसमें कोई रियायत मिल सके, जिससे हमें काम करना आसान हो पाए और हम अपने पैरों में दोबारा जल्दी से खड़े हो पाए। फिलहाल सरकार के इस ऐलान से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में निराशा ही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। भोपाल गैस त्रासदी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। सालों बाद सरकार ने गैस त्रासदी में विधवा हुई महिलाओं को पेंशन उनसे छीन ली। पेट भरने के लिए इनमें से अब कई बुजुर्ग हो गई हैं और भीख मांगने पर मजबूर हैं। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन पूरा नहीं किया है। दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है। कांग्रेस की सरकार ने बंद की तो बीजेपी ने शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हर स्तर पर आवेदन के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू हो। देखिए, हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट से हम अब ये प्रावधान कर रहे हैं। 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार हमारे कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वायदा किया। कांग्रेस को जमकर कोसा, लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई। साफिया, शकीला बी, सावित्री बाई, मुन्नी, केसरबाई, नामों की फहरिस्त लंबी है, इनके साथ वायदों की भी। एक बार फिर हम शकीला बी से मिले। आंखें और धंस गई हैं, उम्मीद छूट रही है। हमारे को 2 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं मिले हमारे को। कहते हैं नहीं आया पैसे, बंद हो गया और कोई सहायता नहीं है। जाते हैं तो भगा देते हैं। झूठ बोल रही है सरकार, उनका पेट भरा, रोड बना दिया, ये फुहारे लगा दिया, पर गरीब के आगे कोई पैसा नहीं आ रहा है। नंदाबाई के 4 बेटे हैं, सब अलग रहते हैं। बेटी की मौत हो चुकी है, आंखों से कम दिखता है, पेंशन भी नहीं मिल रही। सारा हो जाएगा पेंशन मिलने से। अब लड़का है हमारा, इसका भी एक्सीडेंट हो गया, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को पालेंगे, हम लोगों को भी। 2010 में केंद्र में मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने का फैसला किया था। भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक महिलाएं विधवा हुईं। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1000 रुपये हर महीने इन्हें पेंशन मिलती है। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही है। पहले 750 रुपये पेंशन मिलती थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए जिला कलेक्टर को 30 करोड़ रुपए दिए थे। पेंशन की राशि का 75% केंद्र देता था, 25% राज्य सरकार। अप्रैल 2016 से नवंबर 2017 में भी बिना कारण पेंशन रोकी गई थी। दिसंबर 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया। दिसंबर 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया। दिसंबर 2020 में ये घोषणा की कि सभी गैस पीड़ितों को पेंशन दी जाएगी। विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बात पूरी तरह से कैबिनेट में भी पास हो गई कि हुई। आज भी वो 5000 महिलाएं बिना पेंशन के अपनी जीवन यापन कर रही हैं, बहुत मुश्किल से। 10 साल पहले इन महिलाओं को बहनें बनाए थे, राखियां बंधवाई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी,
और आज जब लगभग 2 साल से उनकी पेंशन बंद है तो इस पे कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है। गैस राहत मंत्री फिर कांग्रेस को कोस रहे हैं, वायदा कर रहे हैं पेंशन मिलेगी। देखिए, हमारे सरकार का ही निर्णय है कि हम जो हमारी गैस पीड़ित महिलाएं हैं, जो कल्याणी हैं, जिनका सुहाग गैस कांड के समय उजड़ गया, उनको हम 1000 रुपये पेंशन देंगे। और कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद कर दिया था, पर शिवराज सिंह चौहान जी ने पुनः शुरू किया है और वो हम जल्द से जल्द शुरू कर रहे हैं। दरअसल 2008 में मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए केंद्र को एक एक्शन प्लान भेजा था। 472 करोड़ मांगे गए कचरे, गैस के जहर, पेंशन जैसे मद में 2010 में पैसा मिला, लेकिन अगले ही साल से सरकार का रोना शुरू हो गया। हालांकि अभी भी उस पैसे से लगभग 147 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं, जिसमें 40 करोड़ सामाजिक पुनर्वास और 80 करोड़ आर्थिक पुनर्वास का है। गैस पीड़ित विधवाओं के साथ न्याय नहीं चलेगा। सरकार वैसे भी विधवाओं की संख्या 5000 पर रोक चुकी है, जबकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। कई स्तरों पर ये बुजुर्ग विरोध कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं। माननीय अगर एक दिन काम करें तो पेंशन के हकदार, अगर विधायक से सांसद बन जाएं तो डबल पेंशन। लेकिन इन विधवाओं को 1000 रुपये के पेंशन के लिए 1.5 साल से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वैसे सरकार 1000 रुपये की पेंशन की डफली बजा रही है। 600 रुपये तो वैसे भी वृद्धा पेंशन में मिलते हैं, यानी सिर्फ 400 रुपये वो और जोड़ेगी। क्या यही रामराज है जहां विधवाओं को अपने पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। लॉटरलैंड में आज का सितारा है इकबाल ममदानी। मुंबई से पत्रकार। कोरोना त्रासदी के दौरान इन्होंने कई लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। इंसानियत के इस जज्बे के लिए लॉटरलैंड इन्हें सहयोग राशि के तौर पर 1 लाख रुपए दे रहा है। इक्यावन साल के इकबाल ममदानी कभी पत्रकार हुआ करते थे, आज लावारिस शवों के मुक्तिदाता बने हुए हैं। इकबाल ममदानी और उनके साथी मुंबई में अब तक 1400 के करीब शवों को अंतिम विदाई दे चुके हैं, जिनमें 800 हिंदू और 600 मुस्लिम थे। काम को हमने जब शुरू किया तो मुंबई के अंदर सिर्फ हम मुस्लिम बॉडीज को क्लेम करते थे और उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाते थे। लेकिन जब हम मॉर्चरी में जाने लगे तो हमारी नज़र में आया कि कई ऐसी बॉडीज़ के थप्पे लगे हुए हैं और उसको लेने वाला कोई नहीं है। हमने उस दौर में ये हालात देखे कि पिता अगर है तो वो बेटे की बॉडीज़ क्लेम करने को तैयार नहीं है, बेटे माँ बाप की बॉडीज़ को तैयार करने की लिए तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। तब हमने डॉक्टर से बात की कि अगर आप कहें तो हम इस तरह की जो बॉडीज़ है उसका अंतिम संस्कार अपने अपने रीति रिवाज से हमारे पास टीम है करा सकते हैं। इकबाल ममदानी और उनकी टीम इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि मृतक को उसके धर्म के अनुसार विदाई दी जाए। इसलिए मुस्लिम के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है तो हिंदू को अग्नि देकर उनकी मुक्ति की कामना की जाती है। जस्ट इस्माइल फाउंडेशन ने ममदानी ट्रस्ट के साथ जुड़कर अभियान को गति दी है। सिर्फ ये एक जज्बा था, एक ही भाव था कि भाई इनको हम लोग उनकी जो अंतिम विदाई जो है ना वो उनके मजहब के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से वो हो जाए और वो अगले जो पड़ाव में है ना वो अपने सुकून से पहुंच जाए। फिर चाहे उनको जन्नत जाना है, स्वर्ग जाना है, जो ऊपर वाले ने तय किया वही होना है, हमारे हाथ में कुछ होना नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों का डर थोड़ा कम हुआ है और लॉकडाउन के बंधन भी ढीले हुए, लेकिन मुर्दा घरों में सालों से पड़े लावारिस शव बड़ी समस्या थे। इसलिए इकबाल ममदानी की टीम अब मुंबई पुलिस का बोझ हल्का करने में जुटी है। और तकरीबन एक बहुत बड़ी संख्या मुंबई पुलिस के पास थी, जिसको उन्होंने ममदानी हेल्थ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर एक लेटर दिया कि मुंबई पुलिस के पास जितनी भी अनक्लेम और अननोन बॉडीज़ है वो hमारी टीम का सहयोग ले सकती है। जिसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार ऐसे अनक्लेम बॉडीज़ जो है उसका हम अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज से कराते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में तकरीबन 145 लावारिस शवों की अंतिम विदाई कर चुके इकबाल ममदानी और उनकी टीम एम्बुलेंस से लेकर अंतिम संस्कार में आने वाला खर्च भी खुद ही वहन करते हैं। कोरोना महामारी के पहले दौर में इकबाल ममदानी को निजी क्षति भी हुई, लेकिन अपने गम की परवाह किए बिना वो काम में लगे रहे
और बिना रुके अपने साथियों के साथ मिलकर लावारिस शवों को अंतिम विदाई देने में अब भी जुटे हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।